सभी को मेरा नमस्कार। स्त्री दर्पण मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रीता दासराम और आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित है विभा रानी जी। और विभा रानी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सभी नमस्कार। नमस्कार, सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगी, इसके पहले मैंने गीता गैरोला जी की पुस्तक गूंजे अनहद नाद पर परिचर्चा का कार्यक्रम किया था। कैंसर सर्वाइवर गीता जी ने अपनी बीमारी के दौरान अपने अनुभव को हमसे साझा किया था इसी उस परिचर्चा में, जो कि बहुत ही मार्मिक परिचर्चा रही थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परिचर्चा में आपके समक्ष उपस्थित है मशहूर कवित्री, लेखिका, गीतकार एवं अदाकार विभा रानी जी। मंच पर आपका पुनः स्वागत करती हूं मैं। आप भी कैंसर योद्धा रही हैं। आपकी दो पुस्तकों क्योंकि जिद है और समरथ पर हम आज चर्चा करेंगे। ये दोनों कविता संग्रह जिसमें आपने अपनी तकलीफों, परेशानियों, बेचैनियों और अनुभवों को लिपिबद्ध करते हुए समाज और संस्कृति को भी जोड़ा है, जो संभवतः पाठकों को समृद्ध करेगा। आपसे बातचीत की शुरुआत से पहले मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। विभा रानी जोश टॉक स्पीकर। जन्म आपका मधुबनी में हुआ। एमए बीएड आपने किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त आप हुई। नाट्य लेखन, नाटक में अभिनय और निर्देशन आपने किया। फिल्म लाल कप्तान, शमशेरा, अनवांटेड, मानसून फुटबॉल, उसी तरह वेब सीरीज महारानी, ताजा खबर, ताज 2, सीरियल एकलव्य टिकुली, इन तमाम में आपने अभिनय किया है। राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित फिल्म मिथिला मखान के लिए गीत लेखन आपने किया। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म भोर के लिए गायन, गाली गीत और खिसका कहे खिसनी के माध्यम से मिथिला के लोक गीतों व लोक कथाओं की मंची प्रस्तुति आपने की। मुस्लिम विमर्श पर 16 कहानियों का ताजा संग्रह आतिश दाने आपका आ रहा है। हिंदी उपन्यास, मैथिली उपन्यास, 11 कथा संग्रह, 10 नाटक, लोक साहित्य पर 2 पुस्तकें, 2 व्यंग्य संग्रह, 2 कविता संग्रह, 11 अनुदित किताब सहित अब तक आपकी 40 किताबें मैथिली व हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों में कहानियां, नाटक, कविताएं प्रकाशित आपके होते रहे हैं। आपकी रचनाओं का मराठी, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, ओडिया और अंग्रेजी आदि में अनुवाद होता रहा है। 32 से अधिक पुरस्कार व सम्मान से आप सम्मानित होती रही। अभी तो को रूम थिएटर की प्रणेता और एकल नाटक की संवर्धिका आप हैं। और मुंबई में आप इस वक्त निवास कर रही हैं। आपका निवास मुंबई में है। तो आपसे आपके ही पुस्तकों पर बातचीत के सिलसिले में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार और स्त्री दर्पण के सभी सुनने वालों को नमस्कार। रीता, आपको भी मेरा प्रणाम। और बस मैं तैयार हूँ, आप जो नमस्कार मुझसे जी। पूछना चाहें। जी। आप आपकी 2 किताबें हैं जो मैंने बताया था। समरथ उसमें से एक है। समरथ आप इसे कहती हैं जीवन का आख्यान, जो किताब मैंने पढ़ी है। आपने इसे इस दौरान आपने इसे उस दौरान लिखा जब आप बीमार थी और भीषण तकलीफ से गुजर रही थी। पाठक भी जानना चाहेंगे, आपने खुद
खुद को कैसे सहेजा? कविताएं आप इस मुश्किल समय में कैसे लिखती रही? कविताएं आपको किस तरह सहारा देती रही, जबकि कविताओं में आप टूटने का भी जिक्र करती हैं? इस बारे में कुछ बताएं। अ, ऐसा है कि अब मैं आज 2023 है, मैं याद कर रही हूँ, तो इससे ठीक 10 साल पहले 2013 में इसी अक्टूबर महीने में कैंसर डायग्नोस हुआ था और 1 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई थी। जैसा कि है, चूँकि मेरे परिवार से 2 लोग 3 लोग पहले ही विदा हो चुके थे कैंसर से, तो मुझे लग रहा था कि अब या तो मैं चौथी हूँ या मैं चौथी नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को कोशिश की कि मैं चौथी ना बनूँ। अब चौथी ना बनूँ, इसके लिए बहुत सारे सरंजाम, बहुत सारे इंतज़ाम करने होते हैं, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है और मेरी कोशिश थी कि मैं ज़िंदगी की जंग जीतूँ और ज़िंदगी को अपने करीब और अपनी गोद में लेकर के चलूँ। तो इसलिए ऐसे समय में तकलीफ़ें तो थीं और कैंसर के अपने इलाज का जो प्रोसेस होता है, कीमो है, रेडिएशन है, सर्जरी है और उसमें समय-समय पर होने वाले इन्फेक्शंस हैं, हॉस्पिटलाइज़ेशन है, इन तमाम चीज़ों की अपनी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच मैंने ये पाया है कि ना केवल मैं बल्कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो आज कैंसर सर्वाइवर हैं, वे सब के सब अपनी जिजीविषा के कारण इस धरती पर, इस दुनिया में हैं, वो मौत के मुँह से अपनी ज़िंदगी को खींच करके अपने पास लाए हैं। मैंने भी वही किया। कविताएँ, लेखन या जो थोड़ी बहुत रचनात्मकता मेरे अंदर थी, उसने मुझे बहुत सहेजा, समेटा और मुझे फिर से आप सबके सामने लाने में मदद की। और ज़ाहिर है कि जब ये ऐसा समय होता है, दुःख और एक अवसाद का समय होता है और ऐसे में मैंने तय किया कि 2 ही रास्ते हैं मेरे पास कि या तो मैं हँसूँ या फिर मैं रोऊँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं रोऊँगी या मैं उदास रहूँगी, अवसादग्रस्त रहूँगी, तो मेरे परिवार का कोई भी एक मुस्कुराने तक की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो मुझे लगा कि मुझे बीमारी हुई है ना, मेरे घरवालों को तो कुछ नहीं हुआ है, उन्हें मैं क्यों किसी भी तरह की तकलीफ़ या उदासी या अवसाद में डालूँ। तो मेरे लिए दूसरा रास्ता था कि मैं इसका मुकाबला हँस के करूँ। अब हँसने के लिए कोई वैसे पागल की तरह तो हँस नहीं सकता है। तो उस हँसने के वो अलग-अलग रास्ते थे। मैं वीडियोज़ बनाती थी, मैं इंस्टा के उस समय 15-20 सेकंड के वीडियो की परमिशन थी, तो मैं वीडियोज़ बनाती थी, यूट्यूब पे उसको अपलोड करती थी, लिखती थी, पढ़ती थी और उसी दरमियान मैंने कविताएँ लिखनी शुरू की क्योंकि गद्य उस समय लिखना जिस तरह के हालात से मैं गुज़र रही थी, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पा रहा था, तो मैं छोटे-छोटे पीस में कविताएँ मैं लिखती थी और इसने मुझे बहुत सहारा दिया। बहुत सी कविताएँ लिखी थी, जिसमें से बाद में सेलेक्ट करके ये कुछ 50-55 कविताओं का मैंने ये संग्रह बनाया और इस संग्रह को बनाने के पीछे भी ये मंशा थी कि ये जितने से जितने ज़्यादा लोगों तक फैले इसलिए इसको हमने बाइलिंगुअल बन निकाला हिंदी और अंग्रेज़ी में और उसमें अपना एक कॉल जोड़ा कि मैं तो जीवित हो गई, मैं आप सब लोगों के पास आ गई। मैं अब कैंसर के से जो जूझ रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने ये किया कि ये किताब जो भी लेंगे, उससे जो भी सहयोग राशि आएगी और आज तक जो भी सहयोग राशि आती है, उसको हम कैंसर के जो योद्धा हैं, उनकी सहायता में हम खर्च करते हैं। तो कविता ने मुझे जीवन दिया, कविता दूसरों को भी जीवन के कुछ और पल देने में जो थोड़ी बहुत मेरी मेरी जो एक गिलहरी स्वरूप है, उस गिलहरी स्वरूप से मैं जो कर सकती हूँ, वो करती हूँ। जी। बहुत सुंदर है दी। बहुत अच्छी आपकी भावना है इसके प्रति, जो आपने कविताएं लिखी, मैंने पढ़ा। समृत तो हिंदी कविता संग्रह है, लेकिन जो क्योंकि जिद है वो उसमें ट्रांसलेशन भी है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया गया है दोनों उसको। में ट्रांसलेशन है, दोनों में। समरथ में भी ट्रांसलेशन है, समरथ अच्छा। और कैन। अच्छा। समरथ और कैन मतलब समरथ समर्थ है और उसी से कैन कि आई कैन, इफ आई कैन एवरीबॉडी कैन। तो दोनों ओके। ही बाइलिंगुअल है। उद्देश्य एक ही अच्छा। था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, वे अंग्रेजी के माध्यम से इसे पढ़ सकें। बहुत बहुत अच्छा लगा दी आपसे ये सुन के कि आप इसकी जो अर्थ राशि जो आप पर इकट्ठा हो रही है वो आप कहीं इसको लगा रहे हैं, दान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक सरोकार रचती है। मैं पूछना चाहूंगी, घर परिवार वालों के साथ रहने के बावजूद क्या कोई कमी थी जो आपने महसूस की? आप एक जगह लिखती हैं,
जीवन की किताबें पढ़ते पढ़ते ज्ञान की किताबें छूट रही है। अब पढ़ते पढ़ते ज्ञान की किताबें छूट रही है जीवन की किताबें। जबकि आप दोनों में बेहतर पटरी बिठा रही हैं, बेहतर तालमेल जोड़ के चल रही हैं, फिर क्यों कर आपको ऐसा आभास हो रहा है? क्या कुछ छूट रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले वो समय ऐसा होता है कि उसमें सबसे पहले तो हमें ये लगता रहता है कि हर पल कि कहीं जीवन मुझसे छूट तो नहीं रहा है। क्या मैं दोबारा इस धरती पर, इस जगह पे अपने घर परिवार के लोगों के साथ फिर से पहले की तरह रह सकूँगी या नहीं रह सकूँगी? अगर रह भी गई तो आफ्टर कैंसर पता नहीं क्या किस तरह के एक्शन रिएक्शंस होंगे दवाइयों के, इलाज के या क्या बहुत सारी शंकाएँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये वैसे ही होता है जैसे कि हम जब बच्चे को जन्म देते हैं, तो हम पहली बार जन्म दे रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होने वाला है, आफ्टर डिलीवरी क्या होने वाला है, बच्चे को बड़े करते समय क्या होने वाला है। हर पल हमारा एक अनुभव होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। कई बार और बच्चे का जन्म तो ख़ैर एक बहुत खुशी का माहौल है। लेकिन कैंसर का होना कोई खुशी का माहौल नहीं होता है, लेकिन नहीं। आपको उसमें खुशनुमा पल बनाने होते हैं। तो उस बनाने के पल में जो आपको एक अतिरिक्त मशक्कत करनी होती है, अपनी तरफ से मशक्कत करनी होती है कि उसके कोई दूसरा आकर के आपके लिए नहीं करेगा। दूसरा आपकी सेवा करेगा, दूसरा आपके अगल-बगल रहेगा, आपको आपकी देख-रेख करेगा, जो मेरे घर के सारे लोग कर रहे थे दर्द मेरे तो पे खुद को पूरा ही सहना है। हम्म। हाँ, लेकिन दर्द खुद को सहना है और उस दर्द से पार पाने की कोशिश भी खुद से करनी है बिल्कुल। और आगे कल हमारा अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, मेरे घर के लोगों के लिए भी अच्छा हो, इसके लिए भी पूरी मशक्कत खुद से ही करनी है। तो ऐसे में कई बार होता है कि हम थक जाते हैं, हमें होने लगता है कि उफ़! हम इससे कैसे हम पार पाएँ और कैसे हम बाहर निकलें? तो वैसे में लगता है कि बहुत सी चीज़ें छूटती हैं और छूटती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं तो बल्कि इसे एक अपॉर्च्युनिटी भी मानती हूँ कि आज मुझे कैंसर हुआ तो मुझे तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं इतना काम करती थी, इतनी भाग-दौड़ करती थी, तुम भी जानती हो, कि मुझे लगा कि चलो ये 10 महीने मुझे नेचर ने दिया है कि अब तू बैठ कर के आराम कर, भाग-दौड़ मत कर। तो मैंने बहुत उसको पॉजिटिव है एक्सेप्ट आप। अब लगा कि अब जब घर में बैठी हुई हूँ तो छूटा बहुत कुछ, मेरी भाग-दौड़, मेरी बाहर जाना, ये करना, वो करना, लोगों से मिलना, जुलना, नाटक देखना, फ़िल्म देखना, ये करना, तमाम चीज़ें जो हैं वो छूट रही थी। तो तुम्हें ध्यान भी होगा कि मैंने तब अभी तो रूम थिएटर भी शुरू किया था। बिल्कुल। तो कहने का मतलब इन नट एंड शेल में है कि बहुत सी चीज़ें छूटती हैं, बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं। तो उन सब के बीच में मनःस्थिति एक ऐसी होती है कि आपको कभी-कभी अवसाद और दुःख तो होता है। और आपको लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा। तो ये एक मनःस्थिति होती है, इसका मेरे जीवन से कोई ऐसा कोई लेना-देना नहीं है। और कविताएँ जब आप लिखते हैं, तो कविताओं ये रचनात्मकता है। रचनात्मकता की एक का अपना एक तरन्नुम होता है। उस तरन्नुम में आप लिखते हैं और उस समय जब हम लिख रहे होते हैं और मैं जब लिख रही होती थी, तो केवल मैं एक इंडिविजुअल विभा रानी नहीं लिख रही थी। मैं एक कैंसर की उस दुनिया में विचर रही थी जहाँ मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझें या कैंसर के किसी भी रूप से जूझें। तो वो सब के सब मेरी आँखों के सामने होते थे। मैं जब कीमो कराने जाती थी तो एक लाइन से 30-32 लोग कीमो ले रहे होते थे। तो वो सब मेरी आँखों के सामने होते थे। सबकी अलग-अलग कहानियाँ थी, अलग-अलग स्थितियाँ थी। तो वो भी मुझे प्रभावित करती थी। तो कविताओं में ये सब सारी चीज़ें आती हैं, रचनाओं में आती ही हैं। मुझे जी। याद है मैंने आपको पहली बार जब देखा, आप मंच पे थी नानावटी कॉलेज में, और मैं दर्शक में बैठी थी, और मुझे किसी ने कहा कि आप कैंसर सर्वाइवर है और आप 1 साल बाद मंच पर आ रही हैं। और मैं उस दिन इतने आश्चर्य से, और जैसे कि मुंह खुला रह जाता है, बस उस तरह की स्थिति थी मेरी। और मैंने सोचा कि जब आप इतना कर सकते हो तो हर किसी को कोशिश तो करनी ही चाहिए। हम आपकी तरह भले हम सफल ना हो पाए, लेकिन कोशिश करना तो बिल्कुल बनता है कि भाई कोशिश करनी चाहिए। पहले से हार क्यों माने, है ना? जी, बिल्कुल। कविताओं में, मैंने आपकी जब कविता पढ़ी, काफी चीजें उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछूं।
तो काफी मैंने एक साथ इकट्ठा किया और फिर कुछ प्रश्न बनाए। कविताओं में सिगरेट, धुआं, पान, तंबाकू, गुटखा का जिक्र है। पूछना चाहूंगी, क्या ये अनुभूति है या परानुभूति? अगर अनुभव आपका है तो इनसे होने वाली प्रतिक्रिया और परेशानियों की खुलकर चर्चा करेंगे। तो खुलकर चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? चाहती हूँ जागरूकता प्रश्न की तरह नहीं, उत्तर की तरह आए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही खुली किताब है और मैं कोई भी चीज़ कुछ भी छुपाना पसंद नहीं करती हूँ। आप और ही जब से जैसे हिम्मत करके क्वेश्चन कर सकती हूँ, इसलिए किया। है ना, बिल्कुल, जितने तरह के प्रश्न तुम्हारे दिमाग में है, सारे तरह के प्रश्न पूछ सकती हो और मैं सभी के जो मेरी समझ में आएगा उसके उत्तर मैं ज़रूर दूँगी। तो जब जो तुमने ये पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, धुएँ इन सब का ज़िक्र किया है, आम तौर पर चूँकि मैं महिला हूँ, तो इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। शायद कोई पुरुष रहता तो शायद ये सवाल ना पूछा जाता। मैं जरूर जैसे पूछती उनसे भी। हाँ, ओके। मेरे मेरे लिए अब आती हूँ मैं सीधे सिगरेट, धुआँ, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू। देखिए, जब डॉक्टर भी सबसे पहले ये बताते हैं कि कैंसर ज़रूरी नहीं है कि आप गुटखा खा रहे हैं तो आपको कैंसर हो ही जाएगा, आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको कैंसर हो ही जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी ये बताते हैं कि इन सब से अत्यधिक सेवन करने से या इन सब के सेवन से कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। पड़ जा। तो इसलिए अगर आप ना उसका सेवन करें तो अच्छी बात है। हुँ। तो ये और आप देखेंगे कि सब पर वैधानिक चेतावनी भी लिखी रहती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये संवैधानिक चेतावनी किस लिए है? इसलिए है कि उससे आप कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। नहीं हुए तो बड़ी अच्छी बात है, बल्ले-बल्ले कीजिए। अब मैं आती हूँ अपनी बात पे। हाँ, तंबाकू, गुटखा मैंने कभी नहीं खाया। सिगरेट मैंने ज़रूर पी थी। लेकिन मैं कोई रेगुलर स्मोकर नहीं थी और ये मुझे कोई सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं। वो मैं बहुत फ़िल्मी दुनिया में थोड़ी-सी रोमांटिक थी, तो फ़िल्मी दुनिया में काफ़ी घूमती थी। तो तुम्हें भी याद होगा कि हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर हुआ करते थे प्राण साहब। हम्म। हाँ। हाँ तो हाँ। उनकी फ़िल्में हम देखते विलेन बनते थे, उनकी फ़िल्में और वो फ़िल्मों में सिगरेट पीते थे और सिगरेट पीकर उसके छल्ले ऐसे वो ये करते थे। तो मैं सोचती थी कि अगर ये छल्ले बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं छल्ले बना सकती हूँ? तो मैंने 2-4 बार वो कोशिश की, सिगरेट पीने और उसके छल्ले बनाने की। वो छल्ले क्या बनते, छल्ले बनाना भी वैसे ही है कि जैसे आप कविताओं के छंद रचते हैं, तो वो भी बहुत मेहनत और एक्सपर्टीज़ का काम है। तो वो सब तो ख़ैर हो नहीं पाया, छल्ले तो बने नहीं, लेकिन हाँ, उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सिगरेट कैसे पकड़ना है, कैसे उसे मुँह में लगाना है, कैसे उसे माचिस जलानी है, कैसे लगा कर के उसके कश लेना है और धुआँ कैसे छोड़ना है, इसका मुझे पता चला जो मेरे अभिनय में अभिनय में काम आया। हाँ हाँ। अभिनय में काम आया। तो हर चीज़ जो हम जिसे कहते हैं जब हम अभिनय की कार्यशाला भी लेते हैं तो लोगों को बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन और अनुभव ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खूनी का रोल करना है तो आप किसी का खून करके आ जाएँ। लेकिन कुछ हम्म। चीज़ें ऐसी हैं जिसका अनुभव तो आप कर ही सकते हैं। जैसे उसमें ये करके आपका हम कहें कि अगर आपको एकदम चेन स्मोकर बनना है, अगर आपको करना है वैसा कोई रोल, तो आपको सिगरेट सुलगानी और उसके कश लेना आपको आना चाहिए, नहीं तो अगला जो दर्शक वो देख के कहेगा सिगरेट पकड़नी तो नहीं आती आता। नहीं है, हाँ चेन हाँ। स्मोकर बने हैं। तो यानी कुछ वो कुछ अनुभूति, कुछ कुछ परानुभूति, दोनों हाँ, अनुभूति जुड़े और हैं। परानुभूति। बिल्कुल, अनुभूति और परानुभूति वो दोनों ही चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में होता ही है और होना ही चाहिए मैं नहीं कहती, होना ही होना है। बगैर उसके आपका जीवन केवल आपका अपना ही दुःख, आपका अपना ही सुख, आपकी ही अनुभूति सबसे बड़ी है और दूसरे की नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो जो हम्म। दूसरे का दुःख है, दूसरे की अनुभूति है, दूसरे की तकलीफ़ है, उसका भी अंदाज़ा जब हम करते हैं, तो धीरे-धीरे वो हमारे भीतर जज़्ब होता है और जज़्ब होकर के हमें भी समाज को, लोगों को, दुनिया को समझने के, नए तरीके से समझने के मौके देता है और सीख देता है। हम्म। तो मेरे ख़्याल से मैंने सिगरेट
पान, तंबाकू, गुटखा, शराब सबके बारे में मुझे बता दिया। आश्चर्य होता है उसके बावजूद, इतनी चेतावनी देते रहने के बावजूद लोगों को लत लगती है, और काफी कुछ गलत चीजें भी सामने आती है, दुर्घटनाएं सामने आती है। वो तो अब सारी चीजें हैं, अपने ऊपर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना अपने आप को संभालेंगे, सोचेंगे, केवल अपने लिए नहीं, हम्म। अपने घर के लोगों के लिए। इसलिए अपने मैंने परिवार। उसमें एक हम्म। लिखा भी है कि पापा मत बनाओ बैंक, मत करो फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए, पापा मत पियो शराब मेरे लिए, पापा मत करो ये मेरे लिए, मत मकान मत बनाओ मेरे लिए, घर मत खरीदो मेरे लिए, पापा तुम केवल घने वट वृक्ष की तरह बने रहो मेरे लिए। तो ये जो बच्चों के साथ बहुत है कि सुंदर। बच्चों को उनका बाप चाहिए, उनकी माँ चाहिए, तो ये तो हम ही देंगे ना। बिल्कुल हम बिल्कुल। माँ बाप हैं तो हम ही देंगे। बहुत सुंदर जी। आपकी कविताएं, और उसी में से मैंने कुछ निकाला है कि हल्दी की गांठ, शरीर की गांठ, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, कैंसर से डर, केमो का दर्द, बहुत गंभीर दर्द से गुजरी आप। और इसी बीच एक कविता में जिक्र है, आप ऑफिस के लोगों के साथ भोपाल में हैं, इलाज के पहले या इलाज के बाद, या उससे गुजरते हुए, जब आप पहली बार लोगों से रूबरू हुई, आपको कैसा लगा? आप लौटी उस माहौल में जहां से बीमारी आपको खींच के लेकर गई थी। नहीं हमारे मैं उस मामले में कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मैंने जिस ऑफ़िस में काम किया वो ऑफ़िस बहुत अच्छा है। मैं इंडियन ऑयल में काम करती थी। इंडियन ऑयल में मैं डीजीएम के पोस्ट से मैं रिटायर हुई और जिस समय की बात जो भोपाल की चर्चा है वो दरअसल उसके पहले मैंने अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए थे और उसके बाद मुझे दूसरे दिन भोपाल जाना था तो मैं भोपाल चली गई थी। और वहाँ जाकर के जैसे कि काम की वो अधिकता थी, पार्लियामेंट्री कमेटी का इंस्पेक्शन था, मेरे ही डिपार्टमेंट का था तो सारा का सारा दारोमदार मेरे ही ऊपर था। तो एज़ यूजुअल मैं जाकर के जहाँ मैं जाती हूँ तो मैं वो मेरी माँ के की आदत मुझ में भी आई है कि मेरी माँ जब स्कूल में जाती थी तो वो सब कुछ भूल जाती थी। तो मैं भी ऑफ़िस पहुँचती थी तो पहुँचने के साथ ही घर से निकली और सब कुछ भूल जाती थी। तो भोपाल में मैं वहाँ पर थी और कैसा लगा? बाद में मुझे नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन करा कर के मैं चली गई थी और काम की जब अधिकता रहती है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। इनफैक्ट उस दिन रात में दूसरे दिन हमारा इंस्पेक्शन होने वाला था और रात में हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे, तो सबका एक गेट टुगेदर चल रहा था। तब अचानक मेरे दिमाग में घंटी बजी कि अरे! आज तो मेरी रिपोर्ट आने वाली थी, तो मैं ज़रा घर पे पूछ तो लूँ। तो जब मैंने घर पे पूछा तो अजय ने बताया कि नहीं वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, तुम आ जाओ उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या करना है। इस मामले में अजय बहुत कूल हैं, वो अपने मन की उथल-पुथल हमें नहीं बताते हैं। तो अब वो सुनने के बाद 2 चीज़ें 2 रिएक्शन हुई। सबसे पहला रिएक्शन तो ये हुआ कि चलो यार कुछ तो निकला क्योंकि मेरे सारे पैथ पैथ टेस्ट हो जाते थे और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी, शुरू से, बचपन से। तो हमने कहा कि चलो इस बुढ़ापे में ही सही कुछ तो निकला। उसके बाद दूसरे दिमाग में आया कि अभी अगर मैं यहाँ लोगों को बता भी दूँगी, तो यहाँ का माहौल गमगीन हो जाएगा और वैसे माहौल में कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम्म। इनफैक्ट कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। सब 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 यही कहेंगे, ओह वेरी सॉरी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस इतना बोल कर के और फिर सब निकल जाएँगे। ज़ाहिर है, मैं भी रहूँगी तो मैं भी शायद वही करूँगी। और हम्म। दूसरे दिन के जो सारे काम हैं कि वो चूँकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ही करना है। तो वो सारा मुझे करना ही है, तो मैंने सोचा मैं क्यों इन लोगों का मूड ख़राब करूँ? तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर से वहाँ आकर के मैंने उस गेट टुगेदर को जॉइन कर लिया। दूसरे दिन सारी चीज़ें हो गई, सारा जो इंस्पेक्शन वग़ैरह था वो भी हो गया। रात में हम लोग वापस भी लौट कर के आ गए। तब भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन मैं मुझे अभी भी याद है कि सैटरडे को मैं लौटी थी, तो संडे बीच करके मंडे को फिर मैं सीधा ऑफ़िस ना जा कर के मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची थी और जो मैं हमारा मेडिकल देखते हैं जो हमारे ऑफ़िसर उसको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसी बात है, तो तुम मुझे बताओ कि कैसे आगे सब क्या सब करना है। उसने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया और उस मामले में ऑफ़िस हमारा बहुत अच्छा है, पूरा सपोर्ट, पूरी सहायता जो मिलनी चाहिए वो मिली। 10 महीने तक का हमारा वो ट्रीटमेंट था, तो 10 महीने, 9 महीने, 10 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, तो वैसे ही विभा नाम की दूसरी बच्ची का जन्म हुआ और मैं फिर से उसी माहौल में पहुँची। पहुँचने के बाद सबसे पहले पहुँचते ही मैं अगस्त मुझे याद है कि 23-24 अगस्त को मैंने जॉइन किया था और 14 सितंबर हिंदी दिवस आता है,
तो पहुँचते के साथ ही लोगों ने ऐसे तो अपने जो एक औपचारिक रूप से पूछना होता था, लोगों ने पूछा कि हाँ, कैसी हैं, क्या है, सब ठीक-ठाक है। उसके बाद सभी के दिमाग पे सभी की डिमांड आने लगी कि हाँ, विभा रानी अब आप आ गई हैं, अब इस साल प्रोग्राम फिर से जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अच्छी। इसके पहले 3 साल मैं चेन्नई में थी, तो यहाँ पे दूसरे ऑफ़िसर थे मेरे बदले में। तो स और सभी का होता था कि मैं हिंदी दिवस के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, बहुत कल्चरल प्रोग्राम, बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत स्तरीय प्रोग्राम करती हूँ। तो सबकी आशाएँ फिर से जागृत हो गईं, जीवित हो गईं और मैंने फिर वो किया। बहुत हिम्मती हैं आप। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है सभी को, देखा है मैंने। इंडियन ऑयल के कार्यक्रम में भी गई थी, तभी भी देखा। जी। बहुत अच्छे से सहेजा आपने सब पूरा कार्यक्रम। जी, आपसे प्रश्न है, संबंधों का सर्द-गर्म एहसास, जो कि आपकी पंक्ति है, आप लिखती हैं, संबंधों का सर्द-गर्म एहसास, बताएँ कौन-सी तकलीफ भारी है, तन की या मन की? देखो, मेरे हिसाब से तो मन की तकलीफ बहुत भारी है, क्योंकि मन की तकलीफ किसी को दिखती नहीं है। तन की तकलीफ तो दिख जाती है कि बुखार है, कि हाथ कट गया, कि हाथ जल गया, कि हड्डी टूट गई, कि कुछ भी हो गया। और मन से हमारा तन संचालित होता है। मन खुश तो पूरी दुनिया खुश। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन दुर्भाग्य ये है या चीज़ें ये है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी दुनिया अभी भी मन को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसी मन से आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम बन करके आया और ख़ास करके पैंडेमिक के बाद से। तो इस मन की अभिव्यक्ति और मन में ही अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के बहुत सारे रूप हैं। लेकिन हम जिस अभिव्यक्ति की बात लिखने में तो करते हैं, पढ़ने में तो करते हैं, समझाने में भी करते हैं कि हाँ भाई बताना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में ऐसा होता है कि हमें किसी पे भरोसा नहीं, दूसरे को भी हम पे भरोसा नहीं, कि हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, हम हमारी बात कहाँ किस रूप में पहुँचेगी, अगले को भी लगता है कि हमारी बात कहाँ किस रूप में पहुँचेगी। पहले भी ये बातें होती थी, लेकिन पहले लोग आपस में लड़-झगड़ करके फिर से शांत हो जाते थे। अब वो सब चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। तो मेरे लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि तन की तकलीफ ज़्यादा है, मन की तकलीफ कम है, या मन की तकलीफ ज़्यादा है, तन की तकलीफ कम है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मन की तकलीफ ज़्यादा है। क्योंकि अब अगर मन को आप समझाते हैं या मन को आप तकलीफ में डूबा रहने देते हैं, तो जैसे इस बीमारी से अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने मन को इस बीमारी के दुःख में डुबा करके रखा होता, और तो शरीर की तकलीफ भी बढ़ती जाती और मन तो डूबता ही जाता, और शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं रहती। डॉक्टर भी कहते हैं, मन को समझाइए, मन की हिम्मत को बनाए रखिए। लेकिन तकलीफ तो होती है, और सिर्फ़ कैंसर की ही बात नहीं, दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी समस्याएँ होती हैं, वो मन से निकलती हैं। समस्याएँ अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसका समाधान नहीं हो पाता है, तो उसमें और भी परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। मेरे नज़र में मन की तकलीफ, तन की तकलीफ से ज़्यादा बड़ी है। जी, बिल्कुल। कैंसर की जद्दोजहद और विभीषिका से आपके अनुभव और सजगता को आपने शब्द दिए, विस्तार दिया। सकारात्मक होना आपका उद्देश्य है जो दिखता है। पूरे जोश, धीरज, उत्साह के साथ यह एक संजीवनी है, या जंग हारने की जिद। समरथ के बाद आपकी दूसरी पुस्तक जिसमें इन्हीं अनुभवों का विस्तार है, क्योंकि जिद है, उस बारे में कुछ बताएं। मुझसे किसी ने एक बार पूछा था, हाँ, यूनुस खान ने पूछा था कि अगर एक शब्द में आपको अपने आप को डिफाइन करना हो, तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने कहा था कि ज़िद्दी। और ये ज़िद बचपन से ही है, और ये कोई ज़िद कोई नाज़ नखरों वाली ज़िद नहीं है। अच्छी वाली जिद है। इसे हम जुनून से जोड़ सकते हैं। जुनून है, मैडनेस है, पागलपन है। और वो पागलपन कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ जो ललक है, वो जिजीविषा है, और ये बचपन से था। और मैंने ये देखा है कि जब मैं कुछ किसी चीज़ की ज़िद करती हूँ, तो लगभग कम-ज़्यादा, कमोबेश वो मेरी पूरी होती है। और पूरी होती है तो ये नहीं कि कोई दूसरा आकर के पूरा करता है। मैं खुद, क्योंकि वो ज़िद मैंने अपने लिए ठानी है, अपने से ठानी है, तो वो मुझे ही पूरी करनी है। उस ज़िद, उस लक्ष्य
तक पाने के लिए मुझे ही सारे जो है पापड़ बेलने हैं। तो वो ज़िद है, इसीलिए ये ज़िद थी कि कैंसर के समय मुझे उससे बाहर निकलना है, तो मैं निकली। उस समय मैंने कविताएँ लिखी तो जो समरथ और कैन के रूप में बाइलिंगुअल कविता आई। 2 साल के बाद मुझे लगा कि अच्छा चलो अभी तो निकल आए हैं, पता नहीं 2-4 साल बाद क्या स्थिति होगी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर बार जब मैं जाती थी डॉक्टर को दिखाने और डॉक्टर मुझे चेक करने के बाद कहते थे, "यू आर एब्सोल्यूटली ओके।" तो वो उनका एब्सोल्यूटली ओके जो है ना, वो मुझे भी और ज़्यादा 10 डिग्री और ज़्यादा ओके कर देता था। तो वो जो ज़िद है और वो जो सकारात्मकता है, वही मेरी संजीवनी भी है, वही मेरी पूँजी भी है और सिर्फ़ कैंसर ही नहीं, ज़िंदगी के हर मोड़ पे मैं निराश होती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुपर पावर हूँ कि मेरे अंदर दुःख और निराशा और ये सब नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी निराश होती हूँ, अभी भी निराश होती हूँ, अवसादग्रस्त होती हूँ, अभी भी होती हूँ। लेकिन उसके ऊपर फिर है कि फिर से अपने ही मन की नाराज़गी को अपने ही मन से समझाती हूँ कि बच्चे ऐसा ना कर, होगा, होगा, चीज़ें होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, लेकिन होंगी। और फिर से बहुत मैं सुंदर। उठती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर से अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, फिर से अपनी मंज़िल की तलाश करती हूँ, फिर से जो नए रास्ते लिए हैं, उन नए रास्तों पर चलने की कोशिश करती हूँ। तो वो मेरी ज़िद ही है, जो मुझे आगे बहुत लेके सुंदर। जाती बहुत बढ़िया। आप एक जगह लिखती हैं, कैंसर खा गया हमें। हम कहते हैं समाज के, ये कैंसर खा रहे हैं हमें। आपकी पंक्ति है, कैंसर खा गया हमें। है। हम कहते हैं समाज के, ये कैंसर खा रहे हैं हमें। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, जी। ये बिल्कुल ये है कि हम आम तौर पर जो है कि जो कैंसर बीमारी जिससे मैं ग्रस्त हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। जो दुर्भाग्य से हमारे साथ नहीं रह पाते हैं और कैंसर की बीमारी के कारण वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है सिर्फ़ 2 बातें होती हैं जिनसे मुझे बहुत थोड़ी-सी परेशानी होती है, कि ये कहते वे कैंसर की जंग हार गए। हार गया, हार गई, हार गए, चुप ही। और दूसरे जो अभी तुमने ये कहा क्या कहा था मैं भूल गई। कैंसर। हाँ, नहीं एक लाइन तुमने कही थी। आ, इसमें कैंसर खा गया हमें। हाँ, हम कैंसर खा कहते गया हमें। हैं समाज के, ये बिल्कुल, कैंसर हाँ, मैं खा रहे हैं हमें। जी, बस ये कैंसर खा गया हम। तो हम दिन-रात कैंसर बीमारी को कोसते रहते हैं कि कैंसर खा गया हमें, कैंसर खा गया हमें, ठीक है। हम हमारे समाज में जो इतने तरह के कैंसर फैले हुए हैं, जब ये मैंने अभी एक ये भी चर्चा की थी कि हमारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, ये भी तो समाज का कैंसर है। दिन-रात जो इतनी ईर्ष्या, द्वेष और समाज में आज इतने तरह के विघटन हो रहे हैं, इतने तरह के अनाचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ, दलितों के साथ और जो गैर बराबरी का जो बढ़ रहा है, एक दो अभी आप खुद देख लो कि ये मणिपुर में जो स्थितियाँ हो रही हैं, हमारे ही देश की स्थितियाँ हैं। इतनी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इतनी डिस्पैरिटी हो रही है, तो ये समाज के कैंसर हैं। पहले हम इनका तो इलाज करें, इनके बारे में तो सोचें, लेकिन इनके लिए हमें मन से सोचना होगा। उसमें हमारा शरीर कुछ नहीं करेगा, जब तक हमारे मन में वो भावना नहीं आएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि कैंसर खा गया हमें, ये वो कैंसर है जिसके बारे में हम कोसते हैं कि ये खा गया हमें। और जब हम मेरी उसके ऊपर से लाइन है, जबकि कैंसर समाज के दूसरे कैंसर खा रहे हैं हमें। तो बहुत ये सुंदर। दोनों 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और मैं उन कैंसर्स की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगी कि हम बीमारी की बात कर रहे हैं, कैंसर एक रोग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के जो है कैंसर हमारे समाज में फैले हुए हैं, हम ज़रा एक बार उनके ऊपर भी सोचें और जी, उनको भी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। बहुत विषमताएं हैं, बहुत समस्याएं हैं समाज की, एक कैंसर के रूप में पसरी हुई है। उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने। आप छठ को याद करती हैं कविताओं में अपने। आप छठ को याद करती हैं, संक्रांति, नवरात्रि, होली को याद करती हैं। साथ साथ आपको किसान की चिंता है, शहर गांव की चिंता है, जिससे आप कविताओं में सरोकार से जुड़ती हैं। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में ऊहापोह, या कुछ और? बताएं, विस्तार दीजिए।
नहीं, कोई ऊहा-पोह नहीं है। देखिए ये जितने भी पर्व त्योहार हैं, ये हमारे जीवन से जुड़े रहे। मैं बचपन से इन सब से जुड़ी रही। किसान मैं डायरेक्ट हमारा किसान परिवार नहीं था, लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले में खेती होती थी। मेरी माँ जो गोल्ड मेडलिस्ट हेडमिस्ट्रेस थीं, वो किसानिन बनना चाहती थी। उन्हें बहुत शौक था कि हमारे पास खेत होते, हमारे खेत से धान, गेहूँ या दूसरी फसलें जो हैं, वो आती, हम उन्हें धान से हम चावल बनवाते और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एक खेतिहर गृहस्थिन किसानिन का जो सुख होता है, वो उन्हें भी मिलता है। इस बात की साध, इस बात की लालसा उनके भीतर थी और हमने किसानों का जीवन देखा है। हमने मैं एक बहुत छोटी-सी जगह मधुबनी से आती हूँ, तो मैंने वहाँ का भी एक कस्बा का जीवन भी देखा। उसके बाद मैंने ये कह लें कि मैं कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इन सब जगहों पर रही, बैंगलोर गई, हैदराबाद गई, तो इन सब जगहों को भी देखा है। तो मैंने महानगरों को भी देखा, शहरों को भी देखा। तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए मेरे मन में कोई ऊहा-पोह नहीं है। छठ मुझे बहुत पसंद है, होली मुझे बेहद पसंद है, बल्कि ये फेस्टिविटी में मैं ज़िंदगी को ही एक फेस्टिवल मानती हूँ। इसलिए कोई भी फेस्टिविटी का मौका होता है, तो मैं हर संभव तरीके से उस फेस्टिविटी में जुड़ना चाहती हूँ। वो फेस्टिविटी अगर कविता पाठ का है, अगर मुझे लगता है कि मेरे मन के लोग वहाँ पर हैं, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी, मैं वहाँ जुड़ना चाहूँगी। ये भी एक त्योहार है। त्योहार का मतलब केवल पूजा-पाठ वाला पर्व और त्योहार नहीं है, हमारे जीवन से है जुड़ा हुआ। तो इसलिए मेरे मन में कोई इन सबको लेकर के ऊहा-पोह नहीं है। ये सब मेरे जीवन के हिस्से हैं जिनको मैंने जिया है, जी रही हूँ और किसानों की स्थिति तो अब जैसी है और जिस हिसाब से है कि हम कागज़ नहीं दिखाएँगे और मैंने इस बीच में इस पे एक कहानी भी लिखी है, जो अभी परिकथा में छपी भी है अभी के लेटेस्ट इसमें, अगम कुआँ। तो आप वो भी कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा कि हम किसानों की स्थिति क्या है और क्या हो रही है? जी, बिल्कुल। आप माँ से जुड़ी यादों को विस्तार देती हैं, उनके बारे में लिखती हैं। लड़की, औरत के जुड़े मुद्दों पर आप अपनी लेखनी चलाती हैं। आंसू, प्रेम, अधिकार, व्यथा, तकलीफ, परेशानियां, समाज की नजरें, भय और आक्रोश भी सभी कुछ है आपकी कविताओं में। बलात्कार पर भी आपकी कविता है। जैसा कि माहौल है, आज हम मणिपुर के दर्दनाक हादसे हमारे सामने हैं। क्या समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? ये स्त्री पुरुष के अलग अलग तकलीफें हैं या दोनों को इसका हल निकालना चाहिए? क्या सोचती हैं आप? बताएं। देखिए कि जब मैंने दूसरा संग्रह निकाला क्योंकि ज़िद है, आई मस्ट तो उसमें मैंने ज़िंदगी को कैंसर से निकाल कर के मैं लेके आई थी, तो मैंने उस एक फलक के रूप में देखना शुरू किया, तो जहाँ कैंसर भी है, कैंसर से निकली हुई चीज़ें भी हैं और कैंसर के ऊपर जो हमारे जो टैबूज़ हैं, जो हमारे समाज का सबसे बड़ा कैंसर है, जहाँ हम बीमार हो जाएँ, शर्म आए और हम मर जाएँ, लेकिन हम ब्रेस्ट का नाम नहीं ले सकते, हम यूट्रस नहीं बोल सकते, हम पेनिस नहीं बोल सकते, हम वजाइना नहीं बोल सकते। जो कि हमारे शरीर के हिस्से हैं, अंग इससे हैं, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी और हमारा शरीर अधूरा है, अधूरा। जिसके बिना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं काम कर सकता है। लेकिन हमें इनको बोलने में इतनी शर्म आती है कि हम लाज से मर जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं और ये होती हैं, इसीलिए मैं इन सब सारी चीज़ों को अपने पॉपकॉर्न ब्रेस्ट नाटक में भी मैं उसको बुलवाती हूँ, अपने सारे दर्शकों से बुलवाती हूँ कि ये संकोच छोड़िए। और इसके बाद के ये सारे विषय जो हैं, चाहे स्त्री हैं, कि ये कैंसर की बीमारी है, कि बेटी है, कि बच्चे हैं, ये सब इन सब के ऊपर जब भी अनाचार होता है, जब भी ये बातें होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि यह कैंसर, समाज के ये कैंसर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। मणिपुर की घटना हो रही है, किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है और 1 केस और 2 केस हमारे सामने आए हैं। रोज़ दिन वहाँ क्या सब चल रहा है, आप सबको मालूम है, लेकिन किसी का उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? मणिपुर क्या हमारा हिस्सा नहीं है? छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं कि चाहे वो
मतलब मुजफ्फरनगर हो कि उन्नाव हो कि पता नहीं कहाँ के मुजफ्फरपुर हो कि पता नहीं कहाँ-कहाँ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं और हम किस समाज में जी रहे हैं? हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं? हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, जहाँ नौकरी थी, जहाँ पोस्ट खाली है, पोस्ट नहीं भरे जा रहे हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं? हम केवल कैंसर की बात कर रहे हैं, हम खाली केवल हर चीज़ का एक एक उद्घोष कर देने की कि फलाने की जय और ढिमकाने की जय होने से हमारा समाज नहीं बदलने वाला, बल्कि हमारा समाज जो पहले ऊपर उठा था और नीचे चला जाएगा। तो इन सब के बाद और रेप तो इतना खतरनाक और इतनी इतनी हम ये कहें कि इतनी नापाक चीज़ है कि फिर से मैं बात आऊँगी और कहूँगी कि मन की बात, कि रेप से हमारा शरीर नहीं गंदा होता है। रेप से हमारा मन आहत होता है और हम दोबारा अपने आप को उठाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी होती है कि वो एक ऐसे दुःस्वप्न की तरह हमारे दिमाग में गूंजता रहता है, दिखता रहता है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारे समाज की ज़िम्मेदारी, हम सब की ज़िम्मेदारी, हम भी समाज का हिस्सा हैं। तो ये माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के बेटों को, लड़कियों को जैसे कहते हैं हम पढ़ाएँगे, हम उसको ये बनाएँगे, हम ये करेंगे, पर इसके साथ-साथ वो भूल जाते हैं बेटों को सिखाना, बेटों को पढ़ाना कि बेटा तुम ये हो। सबसे पहले तो तुम जैसे तुम लड़का हो वैसे वो लड़की है। ये प्रकृति ने बनाया है, वो दोनों ये और उसके बाद आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है, जितनी उसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि दोनों ने अगर प्रकृति ने बनाया है, तो ऐसी प्रकृति बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। प्रकृति ने सोच समझ कर के एक-एक चीज़ बनाई है, जो दोनों के मिलने से, दोनों के संयोग से हमारी खूबसूरत सृष्टि का निर्माण होता है। अफ़सोस ये है कि हम उस चीज़ को हमने अपने सामाजिक ताने-बाने में एक को बड़ा, एक को छोटा कर दिया हुआ है। मैंने तो इन सब पर अपनी नज़र और अपनी कलम चलाने की कोशिश की। मैं आज भी बहुत आहत होती हूँ, आज भी बहुत दुखी होती हूँ। हमारे सैनिक बिना मतलब के शहीद होते हैं। श भारत माता की जय और शहीद की जय करने से कुछ नहीं होता है। आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाया, लेकिन उसके बाद जब उनके परिवार पे आफ़त आती है, कौन जाता है उनकी मदद करने के लिए? कौन उनके पास जाता है? उनके 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 माँ-बाप के दर्द को कौन बाँटता है? उनके बच्चों के दर्द को, उनकी पत्नियों के दर्द को कौन बाँटता है? ये सब हमारे समाज के दर्द हैं और यही हमारे समाज के कैंसर है। इनको हमें जब तक हम एक-एक व्यक्ति को इस पर सोचना होगा, तब हमारा समाज भी एक नई दिशा में जाएगा। हमारे मन के अवसाद कम होंगे, तो हमारे शरीर से रोग भी कम होंगे। जी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का बच्चों पर पड़ता असर कैसा है? आपके अनुभव बताएं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कि देखिए आप किसी भी चीज़ से किसी को आप बचा नहीं सकते। बच्चे टेक्नोलॉजी वाइज़ बहुत स्मार्ट होते हैं। हम हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है, उन्हें सारी दुनिया का पता होता है। तो हम ये चाहेंगे कि हम उनसे उनको हटा लें, नहीं। हम उन्हें ये शिक्षित ज़रूर कर सकते हैं कि तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम्हारी अपनी रुचि क्या है। हम उनकी रुचियाँ उस हिसाब से विकसित करेंगे, तो बच्चे वैसी ही चीज़ देखेंगे। फिर वो दूसरी चीज़ नहीं देखेंगे। क्योंकि अ, हम भी तो देखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बड़े हो गए हैं तो हम सोशल मीडिया पे नहीं हैं, हम भी तो सारी चीज़ों पे जितने सोशल मीडिया के नाम आपने लिए हम सभी पे हैं। लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या देखना पसंद करती हूँ और कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। आप पोर्नो भी देखिए, दिखाइए, बच्चों को भी दिखाइए लेकिन उनको बताइए कि ये क्या है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप किसी भी चीज़ को सीधा हमारे बीच में जो वही कम्युनिकेशन का गैप जो है ना, उस कम्युनिकेशन के गैप में बच्चे ने कुछ देखा, दिया तड़ाक से हट। जबकि बच्चों को बहुत प्यार से समझा करके उन्हें सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि अगर चोरी करना अगर बच्चे ने किसी की पेंसिल लेकर के चला आया है, तो हम उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। हम उसे समझाएँगे कि ये बच्चा तो ये लेकर के आया है, तो ये गलत बात है। किसी की चुरा करके नहीं लेकर के आना है। तुम जाकर के उसे रिटर्न कर दो, उसे लौटा दो। और तो हमें सोशल मीडिया में और बहुत सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया है। क्या इसके पहले वो लुगदी साहित्य और पोर्नो साहित्य और पीला साहित्य नहीं होता था? पीली पुस्तक नहीं होती थी? होती थी। लोग छुपा-छुपा करके पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। तो रूप बदल गया है।
चीज़ें पहले भी थी, आज भी हैं। आज भी है। लेकिन हाँ, हम कैसे उसको अपने बच्चों को देते हैं। आज माता-पिता अपने बच्चों के साथ मुख़ातिब उस हिसाब से नहीं होते हैं। उन्हें बच्चों की चीज़ें उनको लगता है कि हम सारी चीज़ें उनको दे देंगे। आजकल चूँकि 1-2 बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि तमाम सुख-सवाब की चीज़ें उनको दे दो, उनको तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। मेरा कहना है कि उनको तकलीफ़ भी तो थोड़ी होने दीजिए, उनको बस में भी चढ़ने दीजिए, उनको पैदल भी चलने दीजिए, उनको एक शाम थोड़ा-सा कम भी खाने दीजिए, एक शाम थोड़ा खराब खाना भी खाने दीजिए। सारी चीज़ें थोड़े कम अच्छे कपड़े भी पहनने दीजिए, तमाम चीज़ें आप उनके साथ कीजिए ताकि वो ज़मीन से जुड़े रहें। ज़मीन से जुड़े उनको किस्से कहानी सुनाइए। अगर वो जिस भी भाषा आप जब वो बोलते हैं, उस भाषा की का फ्लेवर उनको दीजिए। उनको 1 से 100 तक की गिनती ही उनको तो 95, 96, 78, 69 आप बताइए ना। तो सारी चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि हम माता-पिता हैं, हम समाज के हैं, हम टीचर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों पे सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर हो रहा है। नहीं, मेरी बेटी भी तो देखती है, बहुत से बच्चे देखते हैं। उसी में बुरे भी चीज़ें निकल आती हैं, उसी में अच्छी भी निकल आती हैं। तय हमें करना है बिल्कुल। कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें। बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, आपकी कविताओं से ही ये सारे मुद्दे मैंने लिए जो समाज में है और व्याप्त है। तुम्हारी पार की नज़र है, धन्यवाद दी। तुम्हारी पार की नज़र है। आप ही से सीखा है। अच्छा बताएं, आगे भविष्य में क्या करना चाह रही हैं आप? नया कुछ क्या कर रही हैं? रचनात्मक या अभिनय क्षेत्र में या नाटक, जो भी। ना फ़िल्म और अभिनय भी जो है ना, वो भी रचनात्मकता ही है और बहुत बड़ी रचनात्मकता है। तो केवल लेखन ही रचनात्मकता नहीं है, हर काम अपने आप में रचनात्मक होता है। आप अच्छे से खाना बनाते हो, वो भी रचनात्मकता है जी और बिल्कुल। तुम इतने अच्छे से बात कर रही हो, वो भी एंकरिंग कर रही हो, वो भी रचनात्मकता है। तो ख़ैर मेरी अभी के नौकरी से आने निकलने के बाद मैंने ये पहले ही भी तय किया था कि मैं किसी दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जाऊँगी और अपना समय अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी को दूँगी। तो लिखना तो मेरा शुरू से है ही, पिछले 40-50 साल से मैं लिख रही हूँ हिंदी और मैथिली में। तो वो कितना लिखना चल रहा है। अभी पिछले साल हमारी मैथिली में एक मेरा उपन्यास आया था जो सम्मानित हुआ था, अभी उसका हिंदी अनुवाद चल रहा है। लोक कथाओं पे मैंने काम किया है, तो अभी लोक कथाएँ आ रही हैं और मैं अभी प्रिंट और ऑनलाइन दोनों में ही लगातार छपने के उस प्रोसेस में हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम प्रिंट की अपनी खूबसूरती है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएँ हैं। ऑनलाइन की भी अपनी सीमाएँ हैं, लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती, उसकी रीच बहुत बड़ी है, पूरे संसार में कोई भी कहीं उसको पढ़ सकता है और धीरे-धीरे समय तो ऑनलाइन का ही आने वाला है। तो वो मैं लिखना करती हूँ, लिखना-पढ़ना करती हूँ और साथ में फ़िल्म, टीवी, वेब सीरीज़, सीरियल जब जहाँ जो काम मिल जाए वो काम करती हूँ। नाटक करती हूँ, नाटक लिखती हूँ, नाटक करती हूँ, जैसा कि मैं सोलो थिएटर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अब इनवाइटी शोज़ करती हूँ, जो जहाँ बुला लेते हैं, वहाँ जाकर के शोज़ करती हूँ। पहले जो खुद से करती थी, वो अभी हमने थोड़े-से कम कर दिए हैं, बल्कि बंद कर दिए हैं इनवाइटी शोज़ करके। तो ये सब मेरे अभिनय, लेखन, फ़ोक सिंगिंग और फ़ोक स्टोरी टेलिंग, ये 4 मेरे अभी काम करने के क्षेत्र हैं और साथ में मेरा 5वाँ ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है। अभी भी मेरा जो फ़ेसबुक पेज है सेलिब्रेटिंग कैंसर, उसपे मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन मैं एक कविता वहाँ डालूँ, क्योंकि ये अक्टूबर महीना वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इस मंथ में मेरी कोशिश रहती है कि उस पेज को मैं उसपे कुछ कविताएँ डालूँ और लिखूँ कि हमें ये अवेयरनेस है और आप इसे इस पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी कि जो लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया है, कि ये ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में ही नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है और अब बड़े खतरनाक तरीके से मेल ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ रही है। बहुत नई जानकारी दी दी आपने। नहीं, ये जानकारी मैं यहाँ दे रही हूँ क्योंकि मेरे अपने ही नज़रों में कई मेल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आए हैं और मैं अब उससे ज़्यादा चिंतित हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का कहते ही हमें सबसे पहले महिलाओं का ख्याल आता है, लेकिन मेल ब्रेस्ट कैंसर एक समय था कि 1100 पर एक मतलब 1100 आदमियों पर 1 आदमी को ब्रेस्ट कैंसर होता था। अभी वो संख्या घट कर के 833 पर 1 ब्रेस्ट कैंसर की मेल ब्रेस्ट कैंसर की के केस आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो रेशियो कम होता जा रहा है। तो इसलिए
मैं एज ए कैंसर सर्वाइवर भी लोगों से कहना चाहूंगी, पहले तो मैं केवल महिलाओं को कहती थी, अब मैं महिला और पुरुष दोनों को कहती हूँ कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ चेकअप आप जरूर करें। और किसी भी तरह का कोई भी शक हो, कोई भी दिक्कत आपको हो, तो तुरंत इधर उधर ना भटके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं। और ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा करके, जो ब्रेस्ट कैंसर को डील करते हैं, वैसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। और अगर मेल मेल हैं, फिर से मैं वही मन की बात करूंगी और मेंटल इनहिबिशंस और तमाम चीजों की बात करूंगी कि मेल को लगता है कि अरे मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो लोग, दुनिया मुझे क्या कहेगी। लोग बहुत, औरतें क्या अवसाद में जाएंगी, आदमी बहुत ज्यादा अवसाद में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। तो वैसी जगहों पर अपने आप को कंट्रोल करें। बीमारी है, इलाज करवाएं, मन को मजबूत करके रखें, बीमारी जाएगी। क्योंकि फिर से वही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पुरुषों में ब्रेस्ट तो है ही ना, क्योंकि वो टिश्यूज का मामला है। औरतों में वो, चूंकि उनको दूध पिलाना होता है, मिल्क ग्लैंड होते हैं, तो इसलिए उनके ब्रेस्ट के साइज बढ़ते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर ने बनाया है। लेकिन ब्रेस्ट जो है वो मेल और फीमेल दोनों में है। तो इसलिए बीमारियों की संभावना भी वहां हो सकती है। और बीमारी की संभावना ही नहीं, अब बड़े कड़वे तरीके से मैं कह सकती हूँ, कह रही हूँ कि ये संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए हम दोनों को सावधान होकर के रहने की जरूरत है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, और कोरोना के बाद तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि कितने लाखों लाख पेशेंट मर गए कैंसर से। आप सब लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप सब लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए। और कैंसर का भी अलग से इंश्योरेंस होता है, आप जरूर करा लीजिए। क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत खर्चीला है। कारण पे मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हकीकत यह है कि हर इलाज खर्चीला है। तो उसका आप अपने पास इंतजाम करके रखिए, क्योंकि अगर आप पैसे से सिक्योर हैं तो आप आधे निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं तो आप तो, हम तो उसी में मर जाते हैं कि इतने पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे, और पेशेंट खत्म हो जाता है। तो इसलिए दो तीन चीजों का ख्याल रखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन और अपना इंश्योरेंस। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बहुत विस्तार में आपने बहुत अच्छी बातें बताई और कई नई जानकारियां दी, जिससे कि मतलब एक अवेयरनेस भी आएगा, लोग देखेंगे उस बात को, सुनेंगे भी। और स्त्री दर्पण मंच पर आपने आपने ये कार्यक्रम के लिए हाँ कहा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो हम फिर मैं आपको जुड़ेंगे। सौभाग्य मैं अपने बहुत आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि स्त्री दर्पण ने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया, और खास करके ऐसे मौजूद विषय पर। और क्योंकि बहुत कम लेखक हैं जो जी जो कैंसर सर्वाइवर है जी जी। जिन्हें और कैंसर, बोलने के लिए तैयार होते हैं, बहुत और जो बोलने कम के लिए लोग हैं। और जो हाँ, बोलने के लिए नहीं, तैयार आपकी हो। हिम्मत की दाद दूंगी मैं कि आपने इतने अच्छे से बात रखी, और बिना झिझक के एक एक चीज को आपने नोट किया, बताया और साझा किया हमसे अपनी दर्द, अपनी परेशानियां। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।